नमस्कार, मनी गुरु में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। टैक्स प्लानिंग के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में हम सब बिजी हैं टैक्स बचाने के विकल्प ढूंढने में। टैक्स बचाने के लिए निवेश तो ठीक है, पर रिटर्न भी अच्छा मिले ये तय करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज हम शो में आपको बताएंगे ELSS फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में। किस तरह से ELSS में निवेश से आपका टैक्स भी बचता है और अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता है। और इसके अलावा मौजूदा समय में कौन से बेहतरीन ELSS फंड मार्केट में मौजूद हैं, इन सब पर आज चर्चा होगी। और शो में हमारे साथ मौजूद है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, बहुत स्वागत है शो में आपका। अक्सर ही श्वेता आपने देखा है कि लास्ट मूवमेंट में, जैसे कि अभी भी बहुत कम वक्त बचा है लोगों के पास टैक्स प्लानिंग के लिए, आनन फानन में लोग गलत जगह निवेश कर देते हैं। निवेश से ऐसे में होता है कि उन्हें रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल पाता है। स्पेशली ELSS की अगर मैं बात करूं तो क्या टैक्स सेविंग का ये एक बेहतर विकल्प आप मानती हैं? और रिटर्न की अगर हम बात करें, किस तरह के फायदे हैं इसमें? जी, हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट उनको जल्दी शुरू करना चाहिए, उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना चाहिए। तो ELSS एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है जिनसे वो जल्दी स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो टैक्स सेविंग करते हैं अगर यंग से शुरू करें तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और क्योंकि 3 साल का लॉक इन रहता है ELSS में, तो इसका ये मतलब है कि इक्विटी में वो 3 साल तक तो बने ही रहेंगे, जिसका ये मतलब है कि उतार चढ़ाव भी हुए तो वो उसमें बने रहेंगे, जिससे उनके रिटर्न्स बनने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कई फायदे ELSS में आपको रहता है। लेकिन देखिए, इक्विटी के लिए हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको जोखिम इससे हो सकता है, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव मार्केट में रहता है। और ऐसे में श्वेता, जिस तरह से आप कह रही हैं कि 3 साल तो कम से कम लोग बने ही रहते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का है। लेकिन ATC के अंडर अगर हम बात करें तो ये सबसे कम लॉक इन पीरियड है। जी बिल्कुल, ये सबसे कम लॉक इन पीरियड है 3 साल का। बाकी जो भी अगर आप देखें तो 5 साल का, 15 साल का, काफी लॉक इन पीरियड लंबा रहता है। ये सबसे कम है। और एक अच्छा ऑप्शन इक्विटी में ये भी है कि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स मंथली करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर्ड करें, तो हमारा कॉस्ट भी एवरेज आउट हो जाता है। तो अगर अभी तो ये लास्ट मंथ है ईयर का, बट जो अगले साल के लिए भी करना चाह रहे हैं वो अप्रैल से ही SIP शुरू कर सकते हैं ELSS स्कीम्स में, जिनसे उनको अपना कॉस्ट भी एवरेज आउट हो जाएगा। और 3 साल तक का लॉक इन रहने से इक्विटी में उनका इन्वेस्टर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में श्वेता, जब आप कई फायदे तो बता ही रही हैं ELSS के लिए, किन लोगों को आप रेकमेंड करेंगी ये भी बताइए। वो कौन से निवेशक हैं जिन्हें ELSS में निवेश करना चाहिए? और खास करके अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं तो क्या उसके मद्देनजर भी ELSS में निवेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से हर किसी को ELSS फंड्स में निवेश करना चाहिए ATC के अंदर। अगर एम्प्लॉयड है तो उसमें ये अपने EPF कंट्रीब्यूशन के अलावा, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो अगर हम ELSS में इन्वेस्ट करें तो वो एक बैलेंस हो जाता है। थोड़ा हम अपने पैसे को भी चांस देते हैं ग्रो करने का। और अगर बिजनेसमैन है तो वो भी अपना काफी लिक्विड एसेट रखते ही है, बाकी डेट या PPF में इन्वेस्ट करते ही है, FDs रखते हैं। तो इक्विटीज और स्पेशली ELSS फंड्स उनके लिए एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन भी होता है। और क्योंकि 3 साल का लॉक इन रहता है, हम अपने बिहेवियर को भी थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वरना मार्केट के उतार चढ़ाव में जैसे हम सवाल देखते ही हैं कि 3 महीने से मैंने इन्वेस्ट किया है या 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया, क्या मैं निकल जाऊं? तो ELSS फंड्स में वो ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर उतार चढ़ाव भी हो तो भी इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि वो उसको 3 साल बाद ही निकालते हैं। तो ज्यादातर यही देखा गया है कि उनके रिटर्न्स अच्छे बन पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट का, इक्विटी फंड्स का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, क्योंकि उतार चढ़ाव से घबरा करके अगर आप पैसे बीच में निकाल देते हैं तो आपको घाटा होता है। लेकिन यहाँ 3 साल का आपके पास लॉक इन पीरियड है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको टैक्स की बचत भी होती है। व्यूअर्स को मैं बता दूं, अगर श्वेता से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ट्विटर और फेसबुक दोनों ही जगह हम लाइव हैं। आप चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए और उसका जवाब श्वेता आपको तुरंत देंगी। श्वेता, अगर ELSS के हम विकल्पों की बात करें, क्योंकि हमने देखा है डिविडेंड का ऑप्शन भी यहाँ पर है, ग्रोथ का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो कौन कौन से विकल्प हैं लोगों के पास जिसके जरिए वो निवेश ELSS में कर सकते हैं?
तो ग्रोथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिनसे कि उनका पैसा कंपाउंड हो जाएगा। अगर डिविडेंड का ऑप्शन चूज करते हैं तो थोड़ा उनका पैसा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो उनके पास वापस आ जाता है। मेरे रिकमेंडेशन में ग्रोथ ऑप्शन चूज करना चाहिए ताकि पैसे को बढ़ने का मौका मिले, कंपाउंडिंग को मौका मिले। और ऐसे व्यूवर्स श्वेता जो इस वक्त टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं और ELSS के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए जरा मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, समझना चाहूंगी आपसे कि अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें कुछ चुनिंदा ELSS फंड्स का तो वो क्या है, क्योंकि अमूमन जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो हमने देखा है कि उसकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा ये रहता है कि किसी फंड का पिछला प्रदर्शन कैसा है। तो कुछ चुनिंदा फंड्स की अगर हम बात कर लें, कैसा उनका पिछले 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न रहा है, ताकि व्यूवर्स को भी सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। कुछ फंड्स और उनके अगर अभी तक के आप हिस्टोरिकल डेटा हमें बता सकें। जी, हम अगर आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में 55% और 5 साल में 135% रिटर्न्स दिया है। अगर हम DSP टैक्स सेवर देखें तो 58% और 130% दिया है। अगर हम मेरे एसेट टैक्स सेवर देखें तो वो 3 साल में 56% और 5 साल में 123% रिटर्न्स दिया है। दर्शकों को ये भी मैं बता दूं यहाँ पे कि सिर्फ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के ना निवेश करें, कंसिस्टेंसी भी देखें। तो उस हिसाब से अगर हम कंसिस्टेंसी देखें और ज्यादा ये देखें, अगर हम ग्रीड नहीं कर रहे हैं रिटर्न्स के लिए, तो हम अपने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग स्कीम्स को देख सकते हैं, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्कीम्स को देख सकते हैं। तो ये 3-4 जो स्कीम्स मैंने बताई है वो हम रेकमेंड भी करते हैं। IDFC टैक्स एडवांटेज एक और स्कीम है। तो हम फंड मैनेजमेंट भी देखते हैं कि फंड मैनेजर कौन है, कितने टाइम से फंड के साथ बने रहे हैं, फंड की स्ट्रैटेजी क्या है, लार्ज कैप में है या मिड कैप में है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मिड कैप स्कीम्स जो है ELSS में भी रिटर्न तो दे जाती हैं बट वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाता है। तो हम रेकमेंड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में निवेश करें। तो जैसे 3-4 स्कीम्स का नाम मैंने बताया, उन स्कीम्स में ये निवेश कर सकते हैं। और आपकी फिलहाल, क्योंकि हमने काफी सारे फंड्स के फिलहाल व्यूवर्स को जो पिछला रिकॉर्ड है वो दिखाया है, आपकी अगर मैं रिकमेंडेशन यहाँ पर समझना चाहूँ श्वेता तो कौन सी होगी, और साथ ही मैं उसका रीजन भी जानना चाहूंगी कि उन फंड्स का सिलेक्शन आपने क्यों किया है। जी, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ हम काफी रेकमेंड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। इसकी स्ट्रैटेजी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, बदली नहीं है स्ट्रैटेजी। IDFC टैक्स एडवांटेज हम अभी रेकमेंड करते हैं। फंड मैनेजमेंट चेंज हुआ है जब से अनु भास्कर जब से इस फंड को मैनेज करने लगे हैं, इस फंड हाउस को, तब से हमने ये रिकमेंडेशन दी हुई है। DSP टैक्स सेवर, इन्वेस्को टैक्स प्लान, मेरे टैक्स सेवर, कुछ और फंड्स है जो हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर्स इनको मैनेज करते हैं उनकी एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और फंड्स को अगर ज्यादा फंड्स भी हुआ, ज्यादा बड़ा फंड भी हो गया साइज AUM के हिसाब से, तो भी ये फंड मैनेजर्स ने दिखाया है कि कंसिस्टेंटली उसको मैनेज कर पा रहे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत संभाल के इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। तो ये स्ट्रैटेजीज हमको पसंद है इसलिए, और ऑफ कोर्स ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इन स्कीम्स का, और ना ही बस 3 साल का बल्कि 5 साल का भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। श्वेता, वक्त है व्यूवर्स की क्वेरीज लेने का। पहला सवाल मैं मेल के जरिए यहाँ पर लूंगी श्वेता। प्रियंका ने हमें मेल किया है, मुंबई से इनका मेल आया है। प्रियंका कहती हैं कि 8,000 रुपए पर मंथ की इनकी फिलहाल SIP चल रही है और SIP की रकम को इसी महीने ये बढ़ाना चाहती हैं। 13,000 रुपए अब इनका प्लान है हर महीने SIP करने का। 15 साल के लिए ये निवेश करना चाहती हैं। इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो भेजा है, आपके पास भी इनका पोर्टफोलियो होगा यहाँ पर श्वेता। और एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड जिसमें इन्होंने निवेश किया था बंद हो चुका है। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, तो ये जानना चाहती हैं पहला इनका पोर्टफोलियो कैसा है, और ये जो शॉर्टलिस्ट किए हुए इनके फंड्स हैं क्या इनमें ये अपने एक्स्ट्रा 5,000 निवेश कर सकती हैं या आप कोई दूसरा इन्हें फंड रेकमेंड करेंगे?
जी, पहले मैं इनके पोर्टफोलियो पे थोड़ा कमेंट करना चाहूंगी। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो इनका ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। तो कुछ अच्छे साल भी हो सकते हैं, कुछ खराब साल भी हो सकते हैं। तो जब तक कि इनका 15 साल का लॉन्ग टर्म व्यू एकदम बना रहेगा और ये बीच में स्कीम से नहीं निकलेंगे तो वो ठीक है। आप आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक फंड जो इन्होंने भी शॉर्टलिस्ट किया उसमें ऐड कर सकते हैं। डीएसपी टैक्स सेवर में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ मैं इनको रेकमेंड करूंगी एचडीएफसी टैक्स सेवर के इंस्टेड, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है। तो मैं ये थोड़े से इनको चेंजेस रेकमेंड करूंगी। आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू में ये कंटिन्यू कर सकते हैं, एलएनटी मिड कैप में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अगर एक पोर्टफोलियो थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये एक अच्छा मिक्स लार्ज और मिड कैप फंड्स का हो जाएगा, बट कुछ ज्यादा स्कीम्स ऐड ना करें। और अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो 8,000 में से 4,000 एक ही स्कीम में ऐड हो रहा है, तो 50% एक ही स्कीम में ऐड हो रहा है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि आधा पोर्टफोलियो वो बन जाएगा, बहुत वेट हो जाएगा उसका उस स्कीम का। तो जैसे ये अपना पैसा थोड़ा अलग से डिवाइड कर ले, 13,000 जब ये हो जाएगा तो 4,000 ठीक है। बट क्योंकि अगर बहुत छोटा भी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो फिर कितना भी अच्छा परफॉर्म करे वो पोर्टफोलियो पे कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। दूसरा मैं एक इनको रेकमेंडेशन देना चाहूंगी कि इन्होंने डिविडेंड ऑप्शन चूज किया है। अगर डिविडेंड आता रहेगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू कम होता रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड हमारे ही पैसे से दिया जाता है, हमको कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अभी तो इन्होंने जो डिविडेंड ऑप्शन किया है वो ठीक है, क्योंकि अगर ग्रोथ ऑप्शन में शिफ्ट करेंगे तो एक कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं इनको। बट जो भी नया स्कीम करें तो इसमें ग्रोथ ऑप्शन चूज करें ताकि उनका पैसा और पोर्टफोलियो बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो प्रियंका, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। श्वेता, एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित बिष्ट हैं फोन लाइन पर, फरीदाबाद हरियाणा से फोन किया है इन्होंने। अमित जी, स्वागत है शो में आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम आपको पहले शुक्रिया कि मैं 3 साल से कंटिन्यू जीवन न्यूज देखता आ रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। बट कुछ सालों से मैडम, पिछले लास्ट ईयर से मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड में जा रहा है। जो मैंने कुछ फंड लेगा, मेरा 14,000 की हुआ है म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कुछ यूलिप भी लिए हैं आपके थ्रू और कुछ टर्म प्लान लिए इतनी छोटी सी उम्र में, इसीलिए मेरी एज 28 है इसीलिए। तो मैडम ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे फंड ले रहा हूँ तो मैं कुछ कंटिन्यू करना चाहता हूँ और कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट में अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि साल 2 साल में आपने बढ़ाना चाहिए। तो मैडम जैसे अभी अप्रैल में मेरा होगा इंक्रीमेंट, तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि मैं अपने कौन कौन सी कंटिन्यू कर सकता हूँ फंड, क्योंकि पोर्टफोलियो ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरा इसीलिए। बिल्कुल अमित। श्वेता कुछ आपको सलाह दें उसके पहले मैं यही कहूंगी कि देखिए 28 साल आपकी उम्र है और हम हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी आपने निवेश शुरू किया है भविष्य आपका उतना सुनहरा उतना शानदार होगा। तो हमारे उन व्यूवर्स के लिए भी आप एक उदाहरण की तरह है जो बहुत डिले कर देते हैं निवेश के लिए और हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अगले साल शुरू करूंगा या उसके अगले साल शुरू करूंगा, तो उन सबके लिए आप एक अच्छा उदाहरण है। श्वेता, क्या कहेंगी पोर्टफोलियो पर इनके? आपने 3 साल शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया है और इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस शायद लिया है और आपने कुछ गोल्स भी अपने डाले हैं। उन गोल्स के लिए आप एक फाइनेंशियल वैल्यू डालें कि आपको अपने घर के लिए कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, गाड़ी के लिए कितना चाहिए और गुड वेल्थ जो आपने बताया 25 साल में वो वैल्यूज क्या होंगी। तो उससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हर महीने आपको कितना सेव करना है इन गोल्स तक पहुंचने के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो मैं देखूं तो मेरे एसेट इमर्जिंग में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि पहले मिड कैप था, अब ये लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में आ गया है, एक मल्टी कैप जैसा हो गया है। प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप है, इसको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बंद कर लें। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, एल&टी बिजनेस इमर्जिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए रेगुलरली, जैसे हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो आप अपने एसआईपीज को भी इंक्रीमेंट दीजिए। आपका जो लास्ट स्कीम है एक्सिस हाइब्रिड जिसमें आपने एक लमसम डाला है वो एक काफी नया फंड है, तो इसके लिए आप उसमें अभी बने रहे। उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अब तक, वो तो बहुत जल्द है उसका कुछ भी हमको डिसीजन लेने के लिए। आप सही बोले कि बहुत ज्यादा स्कीम्स हो रही हैं, तो इससे ज्यादा आप स्कीम्स नहीं रेकमेंड करूंगी मैं आपको। काफी सब मल्टी कैप ही है,
कोई मिड कैप वैसे मुझे दिख नहीं रही है अभी। पहले थी 2-3 मिड कैप, बट वो अभी मल्टी कैप बन गई है। एक एल&टी बिजनेस इमर्जिंग जो है वो एक मिड कैप स्कीम दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो ये स्कीम्स जो है वो अभी ठीक है। और आपने जैसे बोला कि अभी नेगेटिव हो रही है अभी भी, क्योंकि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे हैं, और अगर मार्केट्स गिर रहा है तो आप तभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो रहा है। आप अभी 3 साल के लिए आपने निवेश किया है, कुछ आपने स्टार्ट किया होगा, कुछ बाद में किया है। पोर्टफोलियो वैल्यू अगर नेगेटिव लग रहा है, उससे आप डिस्करेज ना हो, आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करते रहिए। इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो हर साल रिटर्न नहीं देता है, कभी नेगेटिव में भी रहता है। जब पॉजिटिव होगा तब अच्छे से पॉजिटिव होगा। आप उसको टाइम दे अपने पोर्टफोलियो को, 5-7 साल, 15 साल, 20 साल, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ये आपको पैसे ज्यादा ग्रो करने का ऑप्शन देगा। चलिए, और श्वेता, अगले कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतपाल जी ने हमें फोन किया है। स्वागत है सतपाल जी शो में आपका, बताएं क्या जानना है। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, मैंने ना अपनी 8 साल की बेटी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया जी पिछले 3 ईयर से। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल भी किया जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो सही है जी। ठीक है श्वेता, 3 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। SBI ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, रिलायंस स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। क्या इनका पोर्टफोलियो ठीक है? अपनी बेटी के लिए निवेश कर रहे हैं ये? जी, इनका पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं तो काफी ठीक है। बस एक ही स्कीम मैं इनको बोलूंगी कि थोड़ा सा रिव्यू करें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के बदले HDFC स्मॉल कैप में ये देख सकते हैं। फंड मैनेजर इनके सिमिलर है, सेम है, पर HDFC मिड कैप काफी बड़ा स्कीम हो गया है, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि ये उस स्कीम में निवेश करें। इसके बदले बाकी लार्ज कैप फंड से काफी अच्छे स्कीम से ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। हर साल इसको रिव्यू करें, उससे ज्यादा रिव्यू ना करें, बट एक अपना गोल भी रखें। जैसे इन्होंने बताया कि अपनी बेटी के लिए इन्होंने सेव करना शुरू किया है, तो आप एक गोल भी रखें कि क्या वैल्यू आप उसके लिए रखना चाहेंगे। जब भी आपको चाहिए, कितने साल के बाद चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 8,000 पर मंथ आप बराबर निवेश कर रहे हैं, कम निवेश कर रहे हैं या ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और आप बाकी गोल्स भी अपने सोचिए, आपके चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे कुछ और गोल्स हो, कि क्या क्या आपके गोल्स हैं। सब गोल्स के लिए आप निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इक्विटी में ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म गोल्स अगर हो तो आप डेट फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए भी निवेश कर सकते हैं। तो आप अपने सारे गोल्स एक बार लिखें और उस हिसाब से आप अपना निवेश प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जरूरी यही है कि निवेश शुरू करने के पहले आप एक गोल सेट कर लें, किस चीज के लिए आप निवेश कर रहे हैं और उसके लिए कितनी रकम आपने डिसाइड की हुई है। श्वेता, अगले कॉलर है संदीप, पुणे से हमें फोन किया है। स्वागत है संदीप जी शो में आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू मैडम, संदीप बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भी आपको मेल किया है, हाँ, तो व्हाट्सएप भी किया है कि मेरे पास अभी मेरे पोर्टफोलियो में 3 फंड्स ऐड है। एक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ है और 3,000 का है महीने का। एक्सिस ब्लू चिप और रिलायंस लार्ज कैप, वो 1,000 के। और मैं महीने में तकरीबन 4 से 5 हज़ार और ऐड कर सकता हूँ। मेरा गोल है 10 से 15 साल का। एक्चुअली मेरा एक होम लोन भी चल रहा है 40 लाख का, तो वो मेरे को कवर करना था उसमें। तो मैं कौन से फंड और ऐड कर सकता हूँ, उसके रिगार्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ऑलराइट, 10 से 15 साल में आपका जो लोन है उसे भी आप इस रकम से चुकाना चाहते हैं। 30 से 50 लाख रुपए का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। जी श्वेता, क्या कहेंगी? और खास करके 2 सवाल इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यूवर्स के लिए मैं ये चीज भी जानना चाहूंगी, क्योंकि होम लोन कई लोगों का चलता है, बहुत लंबा वो रहता है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है? होम लोन की जो रकम है वो चुकाने के लिए आप कहीं और निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न आपको उससे मिलेगा? जी, जिनका होम लोन चल रहा होता है, अगर वो एक पैरेलली SIP भी शुरू कर ले, तो उनका पोर्टफोलियो जो जितना वो इंटरेस्ट दे रहे हैं होम लोन पे, उससे कहीं ज्यादा वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कमा सकते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इनका अगर पोर्टफोलियो मैं देखूं तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और रिलायंस लार्ज कैप में ये बने रह सकते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप को हम ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 से
रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये देखना चाहे कि मिड कैप में अगर इन्होंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया है और ये उतार चढ़ाव से कंफर्टेबल है, तो मिड कैप में ये मैं रेकमेंड करूंगी कि ऐड कर सकते हैं। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू में ये मैं रेकमेंड करूंगी कि एडिशनल SIP कर सकते हैं। अपने SIP को भी इनको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो गोल्स इन्होंने दिया है कि 30 से 50 लाख 10 साल में इनको पहुंचना है, तो उसके लिए इनको 13 to 21,000 रुपीज पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। अगर 30 लाख तक पहुंचना है तो 13,000 और 50 लाख तक पहुंचना है तो 21,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। तो ये अगर अपना SIP अमाउंट उसमें उस तक पहुंचा ले और ये 4-5 स्कीम्स में निवेश करे तो ये अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट संदीप, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। निवेश आपका ऐसे ही जारी रहे और आगे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले। श्वेता, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और ELSS के बारे में इतनी डिटेल में व्यूवर्स को बताने के लिए।